इट्स रेनिंग इन दिस साइंस एडिटोरियल, क्योंकि भाई बड़े सारे आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तुम बोल रहे हो कि एआई से जमाना अपना सुधर जाएगा, लेकिन एआई इंडिया की एनर्जी डिमांड को फिक्स कर रहा है भैया, या फिर वो हमसे और मांग रहा है कि अरे हमें तो और एनर्जी चाहिए। बताओ पहले, 4 रुपए पर यूनिट जोड़ रहे हो ना, ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट है। तुम्हारा रिसर्च कॉस्ट कहां गया, जो कि तुम 1986 से लेकर 2060 तक किए हो? इसका खर्चा कौन देगा भाई साहब? कि अगर इस पूरे दुनिया के सारे इंसान कैलकुलेटर लेके बैठ जाएं और वो अपने पूरे जिंदगी भर कैलकुलेटर पर जो भी कैलकुलेशंस करें, वो एक्साफ्लॉप जैसा सुपर कंप्यूटर उसको 1 सेकंड में कर देगा। तो आज आई वुड रादर से इट्स रेनिंग इन दिस साइंस एडिटोरियल, क्योंकि भाई बड़े सारे आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बड़े मुश्किल से ऐसा मौका मिलता है जब न्यूज़पेपर उठाओ और हफ्ते भर के न्यूज़पेपर छानते हुए आपको 4 आर्टिकल्स मिल जाएं जो कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो भाई इससे अच्छी कोई बात है नहीं। बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको पीडीएफ जो है वो यहाँ पर एज यूजुअल हर बार की तरह यहाँ पर मिल जाएगी, और फिर भी अगर कोई डाउट मन में आता है तो आप इस चैनल को ज्वाइन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है एआई और एनर्जी के बीच की एक युद्ध। मतलब कि ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि देखो भैया, तुम बोल रहे हो कि एआई से जमाना अपना सुधर जाएगा, लेकिन अगर तुम इसके एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की बात करोगे तो एक बड़ा प्रश्न ये सामने आ रहा है कि एआई के आने से एनर्जी ज्यादा खपत होगी कि एआई के आने से एनर्जी बच पाएगी, है ना? इस पर एक डिबेट है। इस डिबेट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट आर्टिकल। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल इज आईपीआर गांधीनगर प्रपोजेस रोड मैप ऑफ इंडियाज फ्यूजन पावर प्लांट्स। तो ये कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग के लिए एक रीसेंट डेवलपमेंट है। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपके लिए जो प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, इन्होंने पीआरआई गांधीनगर में है ये, इन्होंने अपना फ्यूजन रिएक्टर बनाने की बात की है। और फ्यूजन रिएक्टर के लिए एक थोड़ा टाइमलाइन अभी तक कुछ अपने इंडिया में डिसाइडेड नहीं था। अभी तक आपको पता होगा कि यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था 2025 में, और ये क्वेश्चन था हमारे आईटीईआर से। ये क्वेश्चन था हमारे आईटीईआर, तो इस पर क्वेश्चन था, और यहां पर इसका भी जिक्र है थोड़ा बहुत कि हमारा प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो क्या कर रहा है। हम बोल रहे हैं कि 1986 से ही हमारे पास में, 1986 से ही हम बोल रहे हैं, फ्रॉम 1986 हम ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं फ्यूजन रिएक्टर को। इसका नाम भी रखा है हमने आदित्य। तो आखिरकार क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स है, क्या चेंजेस किए गए हैं, इस पूरे मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। जो हमारा तीसरा आर्टिकल है वो है, क्या कंप्यूटर क्लाउड या फिर लाइट बेस्ड कंप्यूटर क्लाउड एआई को देखने का नजरिया बदल सकता है क्या? मतलब एक आर्टिकल अगेन हमारे लिए किस पर बेस्ड है? एआई पर ही बेस्ड है, लेकिन इस बार का जो एआई है हमारे लिए वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो बोल रहा है कि एक नया सिस्टम निकाल लिया है हमने, वो है हमारे लिए लाइट बेस्ड कंप्यूटर्स या फिर लाइट बेस्ड एआई। लाइट बेस्ड एआई में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की जगह पर फोटॉन्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, और इसके बेसिस पर कुछ नई रोचक, हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट्स आई है, उनको एक बार हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली हमारा एक बहुत ही शानदार आर्टिकल है सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर। ये सुपर कंप्यूटर पर आपको पूरा एक वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट देता है। इनफैक्ट ये आपके पूरे सुपर कंप्यूटर वाले सिलेबस को वापस से रिवाइज भी करा देगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स डाइव इन स्ट्रेटली एंड फिनिश वन बाय वन। पहला टॉपिक आज हमारा है कि एआई इंडिया की एनर्जी डिमांड को फिक्स कर रहा है भैया, या फिर वो हमसे और मांग रहा है कि अरे हमें तो और एनर्जी चाहिए। बताओ पहले। तो आर्टिकल की शुरुआत में यहां पर कुछ बातें की गई हैं, यहां पर कुछ डेटा फैक्ट्स दिए गए हैं। अगर इन डेटा को अगर आप डायरेक्टली अपने नोट्स में कहीं पर भी मेंशन कर सकते हो तो वो बिल्कुल सही है। एक रिपोर्ट के अनुसार हम यूं बोल सकते हैं कि 2023 से लेकर 2030 तक की अगर हम बात करेंगे तो जो भी पावर रिक्वायरमेंट या फिर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट किसके लिए भाई? ये एनर्जी रिक्वायरमेंट एआई को ट्रेन करने के लिए, एआई को चलाने के लिए है। वो आराम से आप बोल सकते हो कि लगभग 19 से लेकर 22% तक बढ़ जाएगा। आपको लग रहा है क्या ही है, कुछ भी बात नहीं है। तो सिंपल 19-22% तो ऐसे बढ़ जाता है। यहां पर हम बोल रहे हैं कि ये बेसिकली पहुंच के कितना हो जाएगा? 219 गीगावाट। 219 गीगावाट किसके लिए चाहिए तुम्हें? इंडिया में चाहिए भैया। ये इंडिया का डेटा बता रहा हूं मैं। इंडिया के अंदर में 219 गीगावाट चाहिए सिर्फ एआई को रन करने के लिए 2030 तक। अब तुम सोच सकते हो कि
हमारा प्रोडक्शन जितना है उससे जरा कंपेयर करके देखना कितना परसेंट लेके जा रहा है तुम्हारे लिए। तो ऑल्दो मतलब ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। यहाँ पर एक रिपोर्ट, ये जो पूरा का पूरा रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तुमने एक आर्टिकल्स हमेशा देखे होंगे जिसमें हम लोग किसका नाम लेते हैं भाई, हम लोग नाम लेते हैं मैककिंसे का। मैककिंसे, तो मैककिंसे का ये डेटा है ना। तो एनुअल ग्लोबल डिमांड जो डेटा का है वो हमारे लिए यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसमें वर्ल्ड वाइड लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो लगभग 3 से 4% का इजाफा वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी देखने को मिल रहा है। एक आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं मैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि अगर 3 से 4%, सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूं कि पूरे विश्व का, एक बार फिर से बोल देता हूं यहां पर कि 2030 तक आते आते हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसका 3 से 4% जो है वो सिर्फ और सिर्फ एआई कंज्यूम कर रहा होगा। अब इसका कंपैरिजन मैं आपको बता देता हूं कि इतना भी बड़ा नंबर नहीं है। राइटर का कहना है कि भैया देखो जो तुम्हारे स्टील पावर प्लांट होते हैं ना, विश्व भर के स्टील पावर प्लांट, वो स्टील पावर प्लांट ही अप्रोक्सीमेटली 7% तक का कंजम्पशन कर लेते हैं। तो उसके जगह पर एआई तो कमी कर रहा है तो और फायदे पहुंचा रहा है, स्टील तो उतनी फायदे पहुंचा नहीं पाता है। तो बोला ठीक है भाई इतना तो कर ही सकते हैं, ऐसा क्या है। यहां पर अब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इंडिया जो है, जहां तक हमें यह पता होना चाहिए कि ये एक थर्ड लार्जेस्ट ऐसी कंट्री है जहां पर आप बोल सकते हो कि एनर्जी कंज्यूमर बहुत ज्यादा है। थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर्स है, एनर्जी कंज्यूमर कंट्री है। तो ये सारे कुछ कुछ डेटा हैं, बस इन्हीं डेटा को आप अपने आराम से आंसर में याद करते रहो, इनको भरते रहो। अब यहां पर बोला गया है कि देखो दोनों की लड़ाई जो है वो है क्या, यहां पर पढ़ सकते हो आप कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि एआई जो है वो कुछ ऐसी खतरनाक एनर्जी ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज को लेके आएगा जो कि कहीं ना कहीं हमारे प्रॉब्लम, पावर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। लेकिन वही दूसरे तरफ फ्लिप साइड पर क्या होगा, इसके आने से हमारा कार्बन एमिशन और ज्यादा इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा कि अगर हम इन एआई को ट्रेन करने के लिए अगर हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने इन्वायरमेंट को बचाने की जगह पर इन्वायरमेंट को गवा रहे होंगे। यहां पर बोला है कि भैया ये तो मैं लिख के दे सकता हूं बेस्ट पॉसिबल वे में। और यहां पर ना एक बहुत ही साफ साफ बातें लिख दी गई हैं। यहां पर बोला गया है कि अगर तुम रिन्यूएबल रेस्क्यू नहीं करते हो, रिन्यूएबल रेस्क्यू का यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं। रिन्यूएबल रेस्क्यू का मतलब है कि देखो एक ना एनर्जी डिमांड दिन पर दिन वैसे ही बढ़ती जा रही है। दिन पर दिन तुम्हारा एसी कूलर का खर्चा, लोग के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो रहे हैं इंडिया में, तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी कंजम्पशन के नीड्स बढ़ेंगे। एनर्जी कंजम्पशन पहले जितना नहीं रहा है ऑलरेडी बढ़ चुका है। इन ऑलरेडी बढ़े हुए नीड्स को अगर तुम यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन की बात कर लेते हो तब तो चलो फिर भी तुम थोड़ा बहुत अपना काम दिखा सकते हो। लेकिन जैसे कि रियल एस्टेट बिजनेस है, रियल एस्टेट बिजनेस कई बार ना चाहते हुए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों का सहारा लेता है प्रेडिक्शंस कराने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, नए नए कस्टमर्स पकड़ने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा इसमें से डिसेंट प्रोबेबल बायर हो सकता है। इन सब चीजों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत खतरनाक तरीके से इस्तेमाल होता है। इनका साफ साफ बोलना है कि भाई साहब एक बात बता देता हूं कि अगर तुम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के बेसिस पर अगर तुम चाहते हो कि भाई साहब ये पूरा कंप्लीट हो जाए एआई की ट्रेनिंग, तो इट इज नियर इम्पॉसिबल। तुमको इसके ऑल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढने ही पड़ेंगे। मतलब ऑल्टरनेटिव मेथड्स क्या हो सकते हैं? ऑल्टरनेटिव मेथड्स इनका बोलना है कि भाई देखो तुमको सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी बनाने से कुछ नहीं होगा। तुमको ना यहाँ पर अपने अपने पावर सिस्टम, मतलब जो तुम्हारे अप्लायंसेस हैं, अप्लायंसेस के लिए भी तुमको बताना पड़ेगा कि यहां पर भी रिसर्च करो जो कि लेस एनर्जी कंजम्पशन करते हो। मतलब कि तुम ऐसा एसी बना लो जो कि कम बिजली खपत करता हो, तुम ऐसा फ्रिज, ऐसा इन्वर्टर तुम डिजाइन कर लो जो कि कम बिजली में ही चार्ज हो जाए, ऐसा फ्रिज जो कि कम बिजली का इस्तेमाल करके चीजों को ठंडा रखे। मतलब कि तुम अपने अप्लायंसेस के भी आराम से मतलब एफिशिएंसी को इंक्रीज करो। इसको इंक्रीज किए बिना तुम सिर्फ चाहोगे कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बड़ी चीजों को ट्रेन करके एनर्जी सप्लाई को फुलफिल कर लोगे, इट इज नियर इम्पॉसिबल। यहां पर यह भी बोला गया है कि पूरा रोड मैप बना दिया गया है सस्टेनेबल और होलिस्टिक अप्रोच। इसके लिए हम लोगों ने नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम चलाई है, नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत हम लोग ऑलरेडी स्मार्ट मीटरिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग इसके अंदर ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, हम इसके अंदर ऑलरेडी सस्टेनेबल बिल्डिंग मेजर्स की बात कर रहे हैं या बिल्डिंग डिजाइन की बात कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों से इनको अब सही तरीके से देखोगे। ऐसे बिल्डिंग डिजाइन को देखने के लिए आप सबको पता है एक हमारे पास में ऑलरेडी स्कीम है, क्या नाम है उसका भाई, ग्रेहा। ग्रेहा स्कीम देखता है कि कितना मॉडरेट तरीके से लेस पावर कंजम्पशन के साथ भी हम लोग एक अफोर्डेबल घर बना सकते हैं जिसके सारे के सारे
मतलब उसका कूलिंग सिस्टम, उसका हीटिंग सिस्टम, पावर कंजम्पशन, एसी का, तो ये सब नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी काफी ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा, जिससे कि पावर कंजम्पशन मिनिमम हो पाएगा। तो ऐसे स्मार्ट हाउसेस की जरूरत है, ऐसे स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है, ऐसे स्मार्ट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत है, जिसके होलिस्टिक डेवलपमेंट से ये पूरा काम हम लोग कर पाएंगे। तो पूरा आर्टिकल जो है ना, वो मोटा मोटा इसी बात पर कह रहा था कि भाई देखो, ये जो फाइट है ना कि एआई ज्यादा काम करेगा, हमारे हेल्प करेगा, कि वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, तो इस आर्टिकल का कहीं ना कहीं ये मानना है कि भाई साहब देखो, पावर कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और इससे अगर तुम्हें लड़ना है तो रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, लेकिन वो एकमात्र सोल्यूशन नहीं है, और इनफैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज तुम सारे काम कर भी नहीं पाओगे, तुमको उसके साथ साथ इस पर भी काम करना पड़ेगा। तो मोटा मोटा यही आर्टिकल है। इसमें बोला गया है कि देखो, जैसे कि स्मार्ट ग्रिड मिशन है, सोलर पावर पैनल्स हम लगवा रहे हैं, तो यही सब चीजों के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप लेके आओ, है ना। ये बोल रहा है कि आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे एआईज हैं जो कि रियल टाइम बेसिस पर ये सभी के सभी पावर का कंजम्पशन करते हैं, और ये पावर का कंजम्पशन तुम्हारे, जैसे कि पावर अल्फा एआई करके है ना, पावर अल्फा एआई, यहां पर आप बोल सकते हो कि इसने, पावर अल्फा एआई ने क्या कर लिया है, ये हाइब्रिड सोलर विंड बैटरी प्लांट्स बना रहा है। सोलर और विंड बैटरी प्लांट जो है वो 24/7 रिन्यूएबल एनर्जी को इंश्योर करेगा। सिमिलरली इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल, अगर तुम ऐसी तरीके से नैनो सोलर सेल बना लेते हो और हाइड्रोजन फ्यूल सेल बना लेते हो, इनके कॉम्बिनेशन से भी तुम डे एंड नाइट एनर्जी कंज्यूम कर पाओगे। तो आर्टिकल का कहना है कि भाई साहब, फोकस ऑन सम स्मार्ट थिंग्स रादर देन टू जस्ट एक्सेप्ट कि हाँ भाई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बना लेते हैं, काम हो जाएगा। तो काम नहीं होगा, ये आर्टिकल कहना चाहता है। अगला आर्टिकल हमारे लिए जो है, वो हमारे लिए एक अपने इंडिया का टोकामैक बिल्ड करने का काम करने की बात करता है। यहां पर सबसे पहले मैं समझाता हूं ये टोकामैक क्या चीज है भाई। टोकामैक की बात करते हैं, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन रिएक्टर्स। तुमको बता देते हैं कि आज तक जो भी विश्व में आज तक न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है, ये सारे के सारे न्यूक्लियर एनर्जी हमारे किससे डराइव्ड है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से। फिजन रिएक्शन से ही सारे के सारे पावर प्लांट्स आज के टाइम पर चल रहे हैं। फिजन रिएक्शन ही सब सारा गेम चेंजर है हमारे लिए। बट हम यूं बोल रहे हैं कि फ्यूजन रिएक्टर जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए सस्ता पड़ता है। अब हालांकि देखो, इस आर्टिकल में इस बात को क्वेश्चन भी किया गया है कि फ्यूजन रिएक्टर चीप कैसे हो सकता है। हम लोग इस बात को समझते हैं कि फ्यूजन रिएक्टर से निकली हुई जो बिजली होगी वो डेफिनेटली सस्ती होगी। हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम बोल सकते हैं ₹4 पर यूनिट के हिसाब से ये बिजली पैदा कर सकता है, लेकिन कब, अभी नहीं। टारगेट दिया गया है 2060 में। 2060 तक में हमें अपना खुद का टोकामैक बिल्ड करना है, खुद का फ्यूजन रिएक्टर हमें बिल्ड करना है। अब उस टाइम पर ₹4 का यूनिट जो है वो ऑलरेडी उस हिसाब के इन्फ्लेशन टारगेट्स को देखते हुए बढ़ गया होगा, लेकिन एनी हाउ इसका कहना है कि ये तो ₹4 पर यूनिट जोड़ रहे हो ना, ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट है। ये पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट, तुम्हारा रिसर्च कॉस्ट कहां गया? रिसर्च कॉस्ट जो कि तुम 1986 से लेकर 2060 तक किए हो, इसका खर्चा कौन देगा भाई साहब, है ना। तो इसका खर्चा इंक्लूड तो करना ही पड़ेगा, और जब इसका खर्चा इंक्लूड कर लोगे तो ये ₹4 ₹5 यूनिट थोड़ी ना मिलेगा। ये तुम्हारे आज के फ्यूजन रिएक्टर वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट से ज्यादा महंगा हो जाएगा, या फिर जो आज के टाइम पर थर्मल पावर प्लांट की बिजली हो रही है उससे ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कहने की बात यह है कि फ्यूजन रिएक्टर फ्यूचर पर्सपेक्टिव एक लॉन्ग टर्म मेथड के लिए तो सही है, लेकिन तुम इंस्टेंटली सिर्फ इसलिए मत बनाओ कि तुम बोल रहे हो कि पर यूनिट कॉस्ट सस्ती हो जाएगी इससे। दिस इज पॉइंट नंबर 1 दैट वी कैन टेक फ्रॉम दिस आर्टिकल। और आगे की हम थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले हम क्यों फिजन टू फ्यूजन पर जाना चाहते हैं, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स। सबसे पहले देखो, यहां पर हम बोल रहे हैं क्योंकि ये सबसे पहला रीजन ये है, देखो यहां पर मैं मेंशन करते जाता हूं, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर प्रोड्यूस करता है, ये फ्यूजन रिएक्टर नहीं करता। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट का जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा भाई, और इसको संभाल के रखने का जो बर्डन हमारे पास और जिसकी कॉस्ट आती है वो भी बहुत खतरनाक आती है रेडियो एक्टिव वेस्ट को करने के लिए। दूसरा हम बोल सकते हैं, हाँ मतलब वही चीज है कि हजार्डस वेस्ट को मैनेज करना, कंट्रोल करना, स्टोर करना, वो भी बहुत खर्चीला चीज है। दूसरा क्या है, यहां पर हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल की जरूरत नहीं है, रेडियो एक्टिव मटेरियल की जरूरत नहीं है, रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं चाहिए। दूसरा हम बोल रहे हैं कि हमारे पास में ऑलरेडी फ्यूजन रिएक्टर्स के लिए इंडिया ने काफी इन्वेस्ट कर दिया है, इंक्लूडिंग ITER
ITER, यहां आप सबको पता होगा कि फ्रांस में एक टोकामैक बनाने की बात कर रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी ऐसे 9 सुप्रीम कंट्रीज जो हैं, जिसके अंदर में इंडिया भी शामिल है, वो सभी लोग 2008 से ही टोकामैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, गेन आउटपुट। गेन आउटपुट, तो गेन आउटपुट का मतलब यह है कि देखो, हमें यह बात पता होना चाहिए कि फ्यूजन रिएक्टर्स जब भी हम बात करते हैं, तो ये जो फ्यूजन रिएक्टर्स हैं, दे रिक्वायर एटलीस्ट सम मिलियन डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर टू इनिशिएट दिस रिएक्शन। अब इसको मेंटेन करना और साथ ही साथ बाकी चीजों को भी कंट्रोल करने के लिए वी वुड रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज एन इनपुट। तो हम बोलते हैं कि भाई देखो, इनपुट जो है वो हमारा लगभग 50 मेगावाट तक जाएगा, और इसके साथ ही साथ जो हमारा आउटपुट होगा वो 500 मेगावाट का होगा। तो अगर परसेंटेज निकाला जाए गेन का, गेन आउटपुट जो होता है हमारा, गेन परसेंटेज जो है हमारे लिए, वो आता है, एक रेशियो आता है 10 का। हमें यही मेंटेन करना है, इसको हम लोग क्यू बोलते हैं। लेकिन आज तक हमने अचीव कितना किया है, 0.67। क्यू की वैल्यू जो आज के टाइम पर अचीव्ड है वो 0.67। तो इट्स अगेन अ लॉन्ग जर्नी, जहां पर हम लोग ये सारे काम को करते हुए सक्सेसफुली देखेंगे। अच्छा, अब इसके रिगार्डिंग एक नया सजेशन है। अब नया सजेशन क्या है, नया सजेशन ये बोल रहा है कि देखो, वी कैन हैव डिजिटल ट्विनिंग, है ना, एक नया टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। ये क्या है भाई साहब, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल ट्विनिंग। डिजिटल ट्विनिंग का मतलब क्या है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्यूजन रिएक्टर सेपरेटली, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिजन रिएक्टर सेपरेटली, व्हाई नॉट टू मर्ज देम। फिजन और फ्यूजन रिएक्टर को दोनों को एक साथ में चला देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिजिटल ट्विनिंग बोलते हैं। डिजिटल ट्विनिंग रिएक्टर्स कैसे होंगे, डिजिटल ट्विन्स, दीज आर द वर्चुअल रेप्लिकास एक्चुअली। और हम बोल रहे हैं कि इनके लिए हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स ना करें। डिजिटल वर्ड का मतलब क्या है, यहां पर ये सिंबलाइज करना चाहता है कि भाई इसका कितना वेटेज है, ये काम करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा कैसे करेगा, इन सब के लिए तुम अपने कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर मॉडल्स का तुम हेल्प लो। तुम्हें हर चीज पर इतना हेविली इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर मॉडल्स बिल्ड करो और देखो कि यहां पर क्या फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्टर साथ में काम करने से इनकी एफिशिएंसी बढ़ती है क्या। दूसरी चीज यहां पर बोला है कि इनफैक्ट यूके ने तो एक अपना स्टेप प्रोग्राम के अंतर्गत एक प्रोटोटाइप फ्यूजन प्लांट 2024 तक लाने की कोशिश भी की है। सिमिलरली चाइना का ईस्ट टोकामैक ऑलरेडी प्लाज्मा ड्यूरेशंस के लिए अलग रिकॉर्ड बना रहा है। इंडिया ने भी अपना 2060 में टारगेट रख लिया है। इन सब के बावजूद भी हम बोल सकते हैं कि अभी भी इंडिया में जो बातें लैक कर रही हैं वो है प्राइवेट पार्टिसिपेशन। बाकी कंट्रीज ने जहां जहां पर भी इन सब चीजों को अचीव किया है, ऑलरेडी दे हैव सम पीपल, सम प्राइवेट प्लेयर्स जिसने हेविली इन्वेस्ट किया। बट इंडिया के ऐसे किसी भी कंट्री के प्राइवेट सेक्टर से ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही हैं, तो इसीलिए यहां पर कुछ करने की जरूरत है। सिमिलरली यहां पर एक बात लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ फ्यूजन एनर्जी विल सर्टेन फेस अ ह्यूज चैलेंज, जैसा मैंने तुम्हें बता भी दिया। अब यहां पर कुछ और चीज वे फॉरवर्ड के तौर पर क्या लिखा गया, इन्होंने बोला कि भाई देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, प्लाज्मा, मतलब कि ये सब में कुछ चैलेंजेस हैं कि क्या कहां पर हमारा फ्यूजन रिएक्टर फेल होगा। तो हम बोल रहे हैं कि मिलियन डिग्री तापमान को कंटेन करने के लिए बड़ी दिक्कत है। तो वैसे तो इस आर्टिकल ने 2 तरीके बताए कि भाई साहब देखो, अगर तुमको इसको कंटेन करना है तो तुम्हारे लिए 2 तरीके हैं। पहला है, प्लाज्मा को मेंटेन करने का जो तरीका है वो है, पहला तुम बोल सकते हो कि आईटीआर जो मैनेज भी कर रहा है उस तरीके से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहा है। वो बोल रहा है कि हम मैग्नेटिक फील्ड में इन सभी चीजों को कन्फाइन करके रखेंगे। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड का रिएक्टर हो सकता है, मतलब कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत इस पूरे मशीन को कंट्रोल करके चले। यहां पर दूसरा जो तरीका हो सकता है वो हो सकता है इनर्शियल कन्फाइनमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग इनर्शियल कन्फाइनमेंट, या इसके आगे तो ये लिख ही नहीं पाएगा, रुको, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शियल कन्फाइनमेंट। और दूसरा बोलते हैं हम इसको नॉर्मली मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। तो मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट जो है वो तो देखो, मतलब नॉर्मली स्टार्स वगैरह में भी यही इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट के तौर पर ले लिया। लेकिन जो तुम्हारा इनर्शियल कन्फाइनमेंट है, इस पर भी रिसर्च चल रहे हैं। तो इंडिया ने भी बेसिकली देखा जाए तो मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट पर ही काम करने की बात की है। आईटीआर भी मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट पर ही काम कर रहा है। इनर्शियल कन्फाइनमेंट अभी एक और तरीके से हो सकता है, जहां पर हम लोग मतलब कुछ इसके बेसिस पर भी कुछ ना कुछ नए रिसर्च लेके आ सकते हैं। तो यही पूरा आर्टिकल था, मतलब इसमें जितने भी पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने के थे वो हमने कर लिए हैं। अगला आर्टिकल जो है वो है एक नया सुपर कंप्यूटर, एक नया एआई का सिस्टम जो कि लाइट बेस्ड कंप्यूटर्स के हिसाब से चलने की बात कर रहा है। देखो नॉर्मली क्या होता है, यहां पर
जितने भी मॉडर्न सुपर कंप्यूटर की हम बात करते हैं, जितने भी हम लोग मॉडर्न सुपर कंप्यूटर या फिर सिंपली बोल देते हैं मॉडर्न एआई की बात करते हैं हम लोग, ये सब के सब किस पर टिके हुए हैं? हम बोलते हैं दीज ऑल आर बेस्ड अपॉन द लॉज ऑफ फिजिक्स। लॉज ऑफ फिजिक्स, ये उसी पर काम कर रहे हैं सारे के सारे। तो यहां पर अब एक बात की जा रही है कि देखो, जब एआई की बात कर रहे हैं और ये फिजिक्स के लॉज पर कर रहे हैं, तो यहां पर एक प्रॉमिसिंग प्रॉमिसिंग फाइंडिंग्स मिली हमें, जो कि ऑप्टिकल कंप्यूटिंग से रिलेटेड है ना? किससे रिलेटेड है भाई? ऑप्टिकल कंप्यूटिंग। ऑप्टिकल कंप्यूटिंग में हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो तरीके से रन होता है। पहला हम बोलते हैं कि एक होता है हमारे लिए जहां पर हम लोग लीनियर लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो है हम लोग नॉन लीनियर का इस्तेमाल करते हैं। लीनियर का मतलब क्या है? वेयर अ लाइट ऑफ, हम बोल सकते हैं थोड़ा कम इंटेंसिटी का, लो इंटेंसिटी लाइट जो है उसका इस्तेमाल होता है, और ये सारे के सारे लॉ ऑफ फिजिक्स पर काम करता है। बट जब भी नॉन लीनियर की बात करते हैं तो हम लोग इसमें कॉन्सेंट्रेटेड बीम्स ऑफ लेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड लेजर्स, इससे क्या होता है कि जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वहां पर थोड़े थोड़े चेंजेस दिखने लगते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि देखो, लीनियर लाइटिंग तक तो चलो ठीक है, हम काम करेंगे उसमें ऑप्टिकल कंप्यूटिंग में, ये बात तो हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा पोटेंशियल जो काम करने का है वो इधर का है। लेकिन इसमें अभी तक हमें कोई पैटर्न नहीं फाइंड आउट होते हुए मिला था, अब पहली बार हमें पैटर्न दिखा है, इसीलिए ये बड़ा आर्टिकल आया कि हाँ भाई, अब तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि हमने क्या किया, इसके टेक्निकलिटीज में तो हमें नहीं घुसना है, हम सिंपल समझते हैं कि आज के टाइम पर ऑप्टिकल कंप्यूटिंग को ट्रेन किया जा रहा है कुछ इमेजेस को रीड करने के लिए। इमेजेस को रीड करने के लिए, और ये इमेजेस को रीड करने के लिए, जैसे तुम्हारा नॉर्मल एआई सिस्टम होता है जिसके अंदर में हम लोग बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में मैंने तुम्हें कई बार पढ़ाया होगा कि इसमें वी रिक्वायर वेरियस मल्टीपल नोट्स, है ना? बड़े सारे नोट्स चाहिए होते हैं और मल्टीपल लेयर्स ऑफ नोट्स चाहिए होते हैं टू रीच अ कंक्लूजन। हम बोल रहे हैं ऑप्टिकल कंप्यूटिंग में ये नहीं होगा। जो नॉन लीनियर ऑप्टिकल कंप्यूटिंग्स होते हैं, इसमें एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी हाथ लग गई है, जिसमें कि एक सिंगल लेयर ऑफ नोड से भी सक्सेसफुली, ये कितना सक्सेसफुली, हम बोल रहे हैं लगभग 93% तक सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है इमेजेस को रीड करने की, और ये अपने आप में बड़ी बात है ना? तो ऑप्टिकल कंप्यूटिंग अभी तक इतना ध्यान में कोई दे के नहीं आ रहा था, बट ऑप्टिकल कंप्यूटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर होता है यूज फोटॉन्स का, और फोटॉन्स जब चलते हैं तो फोटॉन्स की स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट से कोई चीज चल रही है तो अपने आप ही इसकी स्पीड जो है, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए ये पूरा आर्टिकल इस तरफ डिवाइडेड था कि देखो, अगर हम लोगों ने किसी भी प्रकार से, अगर हम इतना एक्यूरेसी पर बात कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर्स जो है वो एक पावरफुल टूल बन सकता है। किसके लिए? मशीन लर्निंग के लिए। किसके लिए भाई? मशीन लर्निंग के लिए एक पावरफुल टूल बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे फ्यूचर का कंप्यूटर जो है, फ्यूचर का एआई जो है वो ऑप्टिकल ड्रिवन भी हो सकता है इस नए रिसर्च के बाद। अब इस पे और फर्दर रिसर्चेस आएंगे। बस इसमें तुम्हें इतना समझना है कि ये सारे के सारे सिस्टम्स जो है ये फोटॉन्स पर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर नहीं। यहाँ पर लाइट इस्तेमाल होता है, स्पीड ऑफ लाइट से आगे बढ़ते हैं, जिसके वजह से सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये हीट भी नहीं एमिट करते हैं, जिसके वजह से हीट लॉसेस भी यहाँ पर नहीं होते हैं। इनकी बैंडविड्थ ज्यादा है, इनके पास ज्यादा एफिशिएंसी है, तो कुल मामले में ये अच्छे ही हैं। तो इसीलिए इनका यूसेज हम देख सकते हैं। और फाइनली हम मूव करते हैं आज के अपने सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी आर्टिकल पर। यह है आपका नॉर्मल सुपर कंप्यूटर। नॉर्मल सुपर कंप्यूटर वर्सेस सॉरी नॉर्मल कंप्यूटर वर्सेस सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर में क्या स्पेशल है, मैं तुम्हें जरा बताने की कोशिश करता हूं। देखो, सुपर कंप्यूटर को तुम हमेशा इमेजिन करो एक नॉट लेस देन, मतलब कोई भी तुम इसके लिए ना कंप्यूटर मत देखो, मतलब तुम ऐसे लैपटॉप मत लेके आओ कि देखो देखो सर सुपर कंप्यूटर क्या होगा भाई, ऐसे लैपटॉप के जैसा होगा कुछ, है ना? ये लैपटॉप हम ले लेंगे और इस लैपटॉप के चलते हम सारा काम कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सुपर कंप्यूटर्स आर नॉट लाइक लैपटॉप्स। तो किससे कंपेयर करें? तुम इसको रिलेट कर सकते हो पार्टिकल एक्सेलरेटर, या फिर कोई मतलब खतरनाक मशीन से, है ना? जैसे कि हम बोल सकते हैं टेलीस्कोप से कंसीडर कर लो, जो जायंट टेलीस्कोप्स होते हैं ना आज के टाइम पर, जायंट टेलीस्कोप्स, जहां पर सारा का सारा टेलीस्कोप काम करता है, और हमें अगर इससे आउटपुट लेना होता है तो हम एक छोटा सा सिस्टम इससे कनेक्ट कर देते हैं और बस काम ले लेते हैं, जितना काम होता है बाकी कैलकुलेशन सारा इसके अंदर होता है।
सिमिलरली जैसे पार्टिकल एक्सेलरेटर है, पार्टिकल एक्सेलरेटर जो होता है वो भी बहुत सारे नए नए एलिमेंट्स को सर्च करता तो है, लेकिन उसका अलग सिस्टम है। हमें इसका आउटपुट चाहिए तो अगेन हम एक सिस्टम से इसको कनेक्ट कर लेते हैं, छोटे से सिस्टम से। ऐसे ही बोला जा रहा है सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ऐसे बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, है ना, बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे होते हैं, और इन बड़े बड़े ब्लॉक्स के चलते, ये जो बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे हैं, इन्हीं ब्लॉक्स के चलते हम बोल रहे हैं कि इनको हम कई सारे ऐसे सिस्टम्स को रख के चलते हैं। अब इसी के अंदर में अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है। कंपोनेंट्स ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर दिखता कैसा है, हम जरा यही देख लेते हैं पहले तो। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर सुपर कंप्यूटर्स की, सुपर कंप्यूटर्स, हम यहां पर अगर देखें सुपर कंप्यूटर्स के इमेजेस को, तो तुम देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार के इमेजेस तुम्हें दिख रहे हैं। ये कौन है भाई? ये तो भाई अपना फ्रंटियर है, यूएसए का बहुत खतरनाक सुपर कंप्यूटर है ये, है ना, ये फ्रंटियर। तुम देख सकते हो कि इसमें ऐसे बड़े बड़े स्टैक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे सीपीयू, छोटे छोटे सीपीयूज लगे होते हैं, ऐसा तुम समझ सकते हो। लेकिन यहां पर अब कुछ कैच है। ये कैच क्या है, जरा हम अब सुपर कंप्यूटर तो समझ सकते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखो सुपर कंप्यूटर तुम ऐसा समझो कि यहां पर मिलियंस ऑफ नॉर्मल कंप्यूटर्स रखे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम इनसे तगड़ा काम करा सकते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ टास्क इकट्ठा ही करा सकते हैं। तो इससे रिजल्ट जो है वो बढ़िया आ जाएगा, बजाय इसके कि हम किसी एक कंप्यूटर को बहुत बड़ा बिल्ड करें। हम चाहते हैं कि खूब सारे कंप्यूटर इसमें कनेक्टेड हो जाए, पैरेलल कनेक्शंस में रहें और ये प्रोसेस करें। तो सुपर कंप्यूटर इज नथिंग बट एक्यूमुलेशन ऑफ लॉट्स एंड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स या फिर प्रोसेसिंग्स। यहां पर एक चीज कॉमन होता है, यहां पर हमेशा याद रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। देखो एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रोसेसिंग। लीनियर प्रोसेसिंग कहां पर होता है? हमारे सीपीयू में। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होते हैं लीनियर प्रोसेसिंग। अगर मैंने इसको अभी के अभी 100 टास्क दे दिए, तो ये क्या करेगा? पहला टास्क करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा, फिर पांचवा करेगा, एंड सो ऑन। ये फिर 100 टास्क तक पहुंचेगा। दिस इज अ वर्क ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। लेकिन सुपर कंप्यूटर में लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं चलती है। सुपर कंप्यूटर में क्या चलता है भाई? सुपर कंप्यूटर में चलता है बेटा पैरेलल प्रोग्रामिंग। क्या चलता है भाई? पैरेलल प्रोग्रामिंग चलता है। अब ये पैरेलल प्रोग्रामिंग क्या होता है? हमने बोला पैरेलल प्रोग्रामिंग का सिंपल नतीजा ये समझो कि अगेन अब यहां पर इस्तेमाल होने के लिए तुम इसको कंपेयर कर सकते हो किससे? जीपीयू से, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट से कंपेयर कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो अब हमने इसको 100 टास्क दिया, तो ये क्या करेगा? 100 टास्क तुरंत के तुरंत 10-10 के 10 बंडल बना देगा। कितना चलेगा? ऐसे 10 तक चल रहा है ना। और इन 10 के 10 टास्क को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। इसको मान लो कि हर एक ऑपरेशन को करने में 100 सेकंड्स लगते थे, और चूंकि ये जीपीयू है तो इसकी प्रोसेसिंग यूनिट वैसे ही फास्ट है। हम बोल रहे हैं इसमें 10 टास्क को करने में 1 सेकंड लगता है बस। इधर लगे थे तुम्हारे 100 सेकंड्स, और यहां पर सारे के सारे 1 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहां पर तुम्हारा 1 सेकंड ही टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 10-10 के बंडल में 10 टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर दिया गया, और 10 टास्क को कंप्लीट करने का टाइम पीरियड था 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के अंदर ही सारे के सारे काम हमारे हो गए। इसीलिए जो हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग होता है ये बहुत स्पीडी हमें रिजल्ट्स देता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग और लीनियर प्रोसेसिंग का मतलब समझ में आ गया। और सुपर कंप्यूटर में कौन सा इस्तेमाल होता है भाई? पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होता है। पैरेलल प्रोग्रामिंग लिख दिया क्या मैंने? पैरेलल प्रोसेसिंग है, पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे थे। कंपोनेंट्स में देखो सबसे पहला हम लोग इसीलिए क्या लिखते हैं? प्रोसेसर। प्रोसेसर इज द फर्स्ट थिंग जहां पर हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी, और ज्यादातर जो प्रोसेसर्स होंगे वो पैरेलल प्रोसेसिंग करने वाले होंगे। दूसरे नंबर पर चाहिए होते हैं हमें नोड्स। देखो अब हमने बोला कि ये जो प्रोसेसर्स है ना, ये प्रोसेसर्स हमें चाहिए मिलियंस की तादाद में, और मिलियंस की तादाद में हम सारे के सारे तो एक साथ फंक्शन नहीं करेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि हम इसीलिए इन प्रोसेसर्स का बंडल्स बना देते हैं। इन्हीं बंडल्स ऑफ प्रोसेसर को हम क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये जो नोड्स है, इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रोसेसर बंडल्ड टुगेदर। अब ये जो ग्रुप ऑफ प्रोसेसर बंडल टुगेदर है, अब सारे इतने
ऑपरेशन हमें एक साथ यहाँ करने होते हैं, इतने सारे ऑपरेशन करने होते हैं, इसीलिए हमें क्या चाहिए होता है, इन नोड्स के बीच में एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाई स्पीड कनेक्टिविटी अगर नहीं हुई तो तुम्हारा डेटा इतना तेजी से जनरेट ही नहीं हो पाएगा, मतलब उतना ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा, तो जनरेट कैसे होगा उतना तेजी से। इसीलिए डेटा ट्रांसफर बहुत एफिशिएंट बनाना पड़ता है, और हमें यहां पर चाहिए होता है क्या, एक हाई स्पीड नेटवर्क, जो कि इन सभी नोड्स को अच्छे तरीके से कनेक्ट करके रखता है। चौथे नंबर पर में क्या चाहिए भाई, चौथे नंबर पर चाहिए बेटा हमें स्टोरेज सिस्टम। देखो हम ये बोलते हैं कि हमने मान लो अगर इसमें 1 मिलियन प्रोसेसर्स लगाए, तो उन 1 मिलियन प्रोसेसर्स के पास में छोटे छोटे स्टोरेज सिस्टम अपने खुद के रहते ही हैं, ताकि उनके लोकल डेटा को निकालने के लिए वो क्विकली निकाल लें और तुरंत सॉल्व कर दे। लेकिन इन सबके बावजूद भी देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लाइक पेटाबाइट्स में तुम्हें बता देता हूं ये इसका मतलब क्या होते हैं। दीज आर लाइक मिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स। तो मिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स की बात हो रही है। इतना खतरनाक स्टोरेज सिस्टम यहां पर एक तो हर एक प्रोसेसर में मिलता ही है, उसको अलग से भी चाहिए ताकि मेजर चंक ऑफ डेटा वहां स्टोर कर सके, और जब उनकी रिट्रीविंग की जरूरत पड़े तो वहां से फटाफट से हम उठा सके, और इनको भी बहुत तगड़े तरीके के हाई स्पीड नेटवर्क से कनेक्टेड हो ताकि डेटा रिट्रीव करने में कोई पंगा ना हो। और पांचवा और आखिरी जो हम बात कर सकते हैं, पांचवा नहीं छह है, एक यहां पर देखो इतना सब कुछ प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। इस हीट को ठंडा करने के लिए हमें कूलिंग सिस्टम भी चाहिए होता है। कई जगहों पर तो वाटर का तुम फ्लो देख सकते हो, जैसे कि तुम यहां पर भी देखोगे तो तुमको कई सारे ऊपर से ये वाटर के फ्लो दिखते हैं, है ना। ये सारे के सारे वाटर इसके अंदर जाके इसको कूल डाउन करने का काम करते हैं। तो हमें कूलिंग सिस्टम चाहिए, और आखिरी हमें चाहिए होगा एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोल दिया मैंने, एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब है इसका, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, सरल भाषा में समझाता हूं। मान लो कि मिलियंस ऑफ प्रोसेसर्स इसके अंदर में है। अब तुमने कोई ऑपरेशन के लिए इसका एक कमांड दिया, इसमें से जो मिलियंस ऑफ प्रोसेसर्स थे उनमें से कम 2 मिलियन प्रोसेसर्स, या फिर चलो और कम ले लेते हैं, 5 लाख प्रोसेसर्स ऐसे थे जिन्होंने अगले 10 सेकंड में अपना टास्क परफॉर्म कर लिया, और बाकी के जो थे उनको भाई साहब 10 सेकंड नहीं, उनको कम से कम मान के चलते उनको 1 मिनट लगने वाला है। तो अब ये जो रिमेनिंग 50 सेकंड्स हैं, कि ये जो हमारे 2-3 लाख 5 लाख जो प्रोसेसर खाली बैठे हैं अगले 50 सेकंड के लिए, उनको तुम्हें एफिशिएंटली दूसरे टास्क एलोकेट करने पड़ेंगे जिससे कि प्रोसेस और स्पीडी हो जाए। तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या चाहिए, एक खतरनाक एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए, जो इनको पावर डिस्ट्रीब्यूट, इनका कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सके। वैसे यहां पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस बात को भी रिप्रेजेंट करता है कि इतने सारे लाखों प्रोसेसर्स की हम बात कर रहे हैं, ये पावर खींचेंगे ही खींचेंगे। तो एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये भी होगा कि यहां पर हम कुछ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के यूसेज करें, और इतना एनर्जी, इतना पावर इनको दे सके जिससे कि ये सारा का सारा काम हो सके। अगली बात आती है कि आखिरकार इनको कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन एमपी सॉफ्टवेयर। ओपन एमपी या फिर हम बोलते हैं पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, पीपीएल पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर ओपन एमपी। इसमें क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग का वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको अभी इस पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में समझा रहा था, कि यहां पर इतने सारे टास्क एक साथ होते हैं तो हमें बहुत सही तरीके से एलोकेट करना पड़ता है कि कौन कौन से प्रोसेसर के टास्क खत्म हो गए हैं, वहां पर उनको सही तरीके से दूसरे काम पे लगा दिया जाए जिससे कि पावर एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाए। तो इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए लोड बैलेंसिंग का नाम है, और सॉफ्टवेयर इन सब में बहुत महारत हासिल करके आना चाहिए तभी ये काम कर पाता है। अच्छा, अब ये जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं इनके जो ऑपरेशंस होते हैं या फिर कितनी इनकी स्पीड है, इसको मेजर करते हैं हम लोग फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लॉप्स। तो फ्लॉप्स के अंतर्गत आज के टाइम पर हम लोग बात कर रहे हैं पेटा फ्लॉप नहीं, पेटा फ्लॉप तो बहुत दिन से बन चुका है। पेटा फ्लॉप तो इनफैक्ट जो मैंने अभी तुमको यहां पर सुपर कंप्यूटर बनाया ये भी पेटा फ्लॉप स्पीड पर चल रहा है, लेकिन हम यहाँ पेटा फ्लॉप नहीं, हम बात कर रहे हैं यहां पर अब एक्सा फ्लॉप्स की। तो आज के टाइम पर ऑलरेडी एक्सा फ्लॉप्स कंप्यूटर्स तो ऑलरेडी बन चुके हैं। हाँ, ऑलरेडी बन चुके हैं भाई साहब, यूएसए के पास में एक्सा फ्लॉप्स के सिस्टम्स हैं। इवन यूरोप में भी अभी दावा किया गया कि उनके पास भी अभी उन्हें पहला कंप्यूटर ऐसा सुपर कंप्यूटर बना लिया जो कि एक्सा फ्लॉप स्पीड पर अपना मैनेज कर रहा है। तो ऑलरेडी सिस्टम में ना बहुत सारे ऐसे खतरनाक सिस्टम है जो कि तुम ऐसा देख सकते हो।
तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि इंडिया के पास भी सुपर कंप्यूटर है क्या? अरे भैया बिल्कुल है। जब इनको 1988 के टाइम पीरियड में इनको सुपर कंप्यूटर इंपोर्ट नहीं करने दिया गया या फिर इनको एक्सपोर्ट करने से बाहरी देशों ने मना कर दिया, तब खून खोलते हुए वही बात आती है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और फिर इन्होंने खटाखट से 1988 में बनाया अपना एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम रखा इन्होंने सीडैक। सीडैक जो है, यहां पर आप देख सकते हो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो सीडैक जो है, सीडीएसी सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसने बहुत तेजी से काम करना स्टार्ट किया और महज 2-3 सालों के अंदर ही 1991 1992 में हम लोगों ने अपना फर्स्ट सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया, परम सीरीज। और परम सीरीज के अंदर में परम 8000 जो है वो पहला हमारा सुपर कंप्यूटर यहां पर बनके तैयार हो गया। 1991 की बात हो रही है यहां पर। फिर इसके बाद 2015 में हम लोगों ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भी स्टार्ट किया अपना। इसके अलावा तुम बोल सकते हो कि जो मिशन है ये दो मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट्स, एक तो है अपना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा है अपने लिए मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। इन दोनों मिनिस्ट्रीज के अंदर में मिलके इन्होंने सीडैक को और आईआईसी बैंगलोर को इंप्लीमेंट करने की बात कही है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसमें होगा क्या? इन्होंने बोला है कि भाई देखो, इसके अंतर्गत हम लोग को 70+ हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर बनाना है जिसका स्पीड रेंज होगा टेराफ्लॉप से पेटाफ्लॉप्स के बीच में। और इसके अलावा देखो, एरावत पीएसएआई जो हमारा है पुणे में अभी रखा हुआ है, वो वन ऑफ द मोस्ट स्पीडी सुपर कंप्यूटर है। इस आर्टिकल में जो मोस्ट स्पीडी नेचर की बात की गई है ना, वो थोड़ा अपना ना गलत दिया गया है यार। गलत दिया गया है मतलब वो सही नहीं है, वो डेटा इसका सही नहीं है। इनके हिसाब से एरावत जो है वो सबसे स्पीडी सिस्टम में आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर परम सीरीज के अलावा बोल रहे हैं कि बहुत सारे सुपर कंप्यूटर को तो हमने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में रखा है, जैसे आईआईटीज, आईआईएससीआर, आईआईएससी बैंगलोर, इन सब जगहों पर, और कई सारे इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जैसे कि प्रत्युष एक सुपर कंप्यूटर है हमारे वेदर फोरकास्टिंग के लिए। सिमिलरली नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में मिहिर का इस्तेमाल करते हैं। मिहिर भी एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर सेम पर्पस में इस्तेमाल होता है। दो नए सुपर कंप्यूटर जो इस बार हमारे लिस्ट में शामिल हुए हैं वो है अर्का और अरुणिका। ये आर्टिकल में मेंशन नहीं है लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं कि अर्का और अरुणिका भी दो सुपर कंप्यूटर्स हैं। इनफैक्ट इस टाइम पर सीडैक जो है एक खतरनाक, ना सिर्फ सुपर कंप्यूटर्स बल्कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में भी मदद कर रहा है, और इसी के तरफ से एक नया सर्वर प्रोसेसर के तौर पर बनाने की बात हो रही है जिसको हम लोग बोल रहे हैं रुद्र सर्वर। रुद्र सर्वर की यहाँ पर तुम डिमांड देख सकते हो। इसके अलावा देखो, जो यहाँ पर अब एप्लीकेशंस लिखे हैं कि सुपर कंप्यूटर्स क्या क्या कर सकते हैं, वो बहुत शानदार तरीके से बहुत सारी चीजें हैं कि वेदर फोरकास्टिंग तो करते ही है, क्लाइमेट मॉडलिंग पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा हिमालयास के ऊपर जितने भी इंडियन ओशियंस, हिमालयास, इन सब के कुछ बेसिक क्लाइमेटोलॉजिकल मॉडल्स हैं उनको डिफाइन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ड्रग्स की डिस्कवरी, नैनो टेक्नोलॉजी, हमारे जितने भी एटम्स के कुछ नए मटेरियल्स को खोजने की बात कह लो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को डेवलपमेंट की बात कर लो, ये सब यहाँ पर, इवन तुम्हारे डिफेंस में, तुम्हारे स्पेस साइंस में, तुम्हारे नैनो टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, जीन मैपिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें, ये सब सुपर कंप्यूटर देख सकता है। तो सुपर कंप्यूटर अपने आप में बहुत सारे नए नए सिस्टम्स लेके आ रहा है। लेकिन अब एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि क्या फ्यूचर का सुपर कंप्यूटर ऐसा ही दिखेगा? हम बोल रहे हैं नहीं, फ्यूचर का सुपर कंप्यूटर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। क्यों डिफरेंट हो जाएगा? क्योंकि देयर आर सर्टेन एडवांस टेक्नोलॉजी विच इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस इन ऑर्डर टू बिल्ड सुपर कंप्यूटर्स और बिल्डिंग अ पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। मतलब उसके समकक्ष एक और नया डिवाइस ओरिजिनेट हो रहा है और इसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत सारे ऑपरेशंस को बहुत तेजी से परफॉर्म करने में मदद करते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि फ्यूचर में ना देयर मस्ट बी अ मिक्सअप ऑफ सुपर कंप्यूटर एंड क्वांटम कंप्यूटर्स, जहां पर दोनों के पावर्स को हम लोग एक साथ लेके हम लोग फिर एक्सा स्केल कंप्यूटिंग पर आगे बढ़ेंगे। एक्सा स्केल मतलब 10⁻18 को एक्सा बोलते हैं। तो एक्सा स्केल कंप्यूटिंग पर हम लोग बात करेंगे। सिमिलरली धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारा एक नया सिस्टम बनते जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। कहीं पर लिख दूं इसको क्या? ये इंपॉर्टेंट टर्म है तुम्हारे लिए, तुम वे फॉरवर्ड में जरूर से लिखना कि अब जो जमाना है वो किस पर चल रहा है? न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग पर चल रहा है। ये एक ऐसा जमाना होगा जहां पर हम इंसानी ब्रेन से हम बोल सकते हैं मोटिवेटेड हम अपने सिस्टम्स की बात करेंगे। जैसे इंसान किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करता है वैसे ही न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग भी आगे परफॉर्म करेगा। ब्रेन हम बोल सकते हैं ब्रेन डिजाइंड चिप्स होंगे, मतलब कि ब्रेन जैसा ऑपरेट करता है, हमारा ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करता है, वैसे ही ये कुछ होंगे। अब यहां पर मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, एक बहुत ही शानदार लाइन यहां पर लिखी गई है कि ये जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ये फ्लॉप्स वगैरह की जो हम बात कर रहे हैं, एक्सा फ्लॉप्स, ये कितना स्पीड है?
एक्साफ्लॉप्स इतना स्पीड इसमें लिखा हुआ है कि अगर इस पूरे दुनिया के सारे इंसान कैलकुलेटर लेके बैठ जाएं और वो अपने पूरे जिंदगी भर कैलकुलेटर पर जो भी कैलकुलेशंस करें, पूरे जिंदगी भर, है ना, मतलब समझ लो पिछले अगले 80 सालों तक, मान लेते हैं इस दुनिया के जितने भी लोग हैं 80 सालों तक पूरा मिला के जो एक कंप्यूटर, एक कैलकुलेटर लेके जितना सॉल्व करेंगे, वो एक्साफ्लॉप जैसा सुपर कंप्यूटर उसको 1 सेकंड में कर देगा। 1 सेकंड में कर देगा सर। तो ये है पावर हमारे सुपर कंप्यूटर्स की। एंड आई होप कि आपको ये आर्टिकल और आज का पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज के इस सेशन में हम लोगों ने 4 मेजर आर्टिकल्स पर डिस्कशन किया है और ये 4 के चारों आर्टिकल्स आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी सारे इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हैं इस बार का ITER 2025 के मेंस का सवाल है, उसको जरूर से सॉल्व करना। इस सेशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।